साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम पीछे की वीडियो में साथियों आपसे चर्चा कर चुके हैं, आज हम एक महान बहुजन नेता जो कि नेता हैं, समाज के लिए हमारे काम किए हैं, हम उनके विषय पे चर्चा करेंगे कि उनका कितना बड़ा हमारे बहुजन समाज पर योगदान रहा है। वो एक बहुत बड़े राजनेता थे और एक वकील थे और उन्होंने कई बार चुनाव में जीत करके वो राज्यसभा में जा करके और बहुजन समाज के लिए उन्होंने कितना प्रेरणा बुद्ध हमको प्रेरणा स्रोत काम किए हुए हैं। आज उनके हम विषय पर चर्चा करेंगे साथियों, हमें जानना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध प्रिय मौर्य बीपी मौर्य। बीपी मौर्य का नाम तो काफ़ी अभी तो जल्दी के दिनों में ये सब महापुरुष हुए हैं साथियों, उनका नाम तो सभी सुने हैं। वो बहुत जगह किताबों में भी इनका उल्लेख पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से मिला है। यहाँ तो किताब के माध्यम से हम एक छोटा सा परिचय आपको दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बहुजन समाज पर। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत बात ये थी कि वो हमेशा दलित समाज से होते हुए भी उन्होंने कभी अपने आरक्षण के वर्ग पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी एक खासियत बात थी, वो हमेशा सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ा और चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके वो जीते भी। इनकी खासियत थी, इतना वो जनप्रिय थे, इतना उनकी पकड़ थी जनता के अंदर कि उन्हें लोग इतना मानते थे और वो ऐसा काम करते थे समाज हित के लिए कि लोग उन्हें बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उन्हें स्वीकार करते थे। और उन्हीं की एक खासियत चर्चा थी कि वो हमेशा सामान्य सीट से चुनाव लड़ते थे और इसी के ऊपर कवि ने उनको एक खास एक दर्जा देते हुए और यहाँ पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बुद्ध प्रिय मौर्य बीपी मौर्य हमेशा सामान्य सीट से लड़ा चुनाव। इसी के साथ लिखते हुए लिखते हैं, बीपी मौर्य के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध प्रिय मौर्य अपने समय के तेज तर्रार नेता थे। आम जनता के बीच मौर्य अपनी जिंदा दिली और किसी भी विरोधी को जवाब देने वाले जाबाज नेता के रूप में लोकप्रिय थे। राजनीति में सक्रिय मौर्य की खासियत यह भी कि उन्होंने हमेशा सामान्य सीट से चुनाव लड़ा और जीता। उनका कहना था कि वो अपने गरीब भाइयों का हक नहीं मारना चाहते हैं और समाज को लाभ देने के लिए सामान्य सीट से चुनाव लड़ते हैं। अपने समय में वह सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। उन्होंने LLB LLM किया। उन्होंने संविधान का विशेष अध्ययन किया। 30 साल की उम्र तक पहुंचते ही बीपी मौर्य लोकप्रिय हो चुके थे। साथियों, यहाँ विचार करने योग्य बात है कि 30 साल की उम्र जाते जाते वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि और एक अच्छे राजनेता के रूप में उभर करके आए और अपनी सेवा दी हमारे समाज को। इसलिए उनका भी हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है साथियों, जैसा कि कवि लिख रहे हैं। अब आगे उनके विषय में चर्चा करते हुए बता रहे हैं, बीपी मौर्य का जन्म सन 1928 में हुआ। परिवार राजस्थान के भरतपुर से जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गिरवर और माता का नाम समो था। 1857 के गदर के समय इनका परिवार राजस्थान के भरतपुर से अलीगढ़ में आ गया था। अपने बचपन में मौर्य पशुओं को चराने जाते थे। जाति प्रथा के वे बड़े विरोधी थे, यहाँ तक कि उनके पिता ने जब स्कूल में उनका दाखिला कराते समय उनकी जाति चमार लिखवाई तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तब उनका नाम भगवती देवी प्रसाद था। स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक उन्हें अक्सर पीटा करता था। दलित बच्चों द्वारा पहाड़े याद नहीं होने पर वह शिक्षक सवर्ण जात के बच्चों से उनके गाल पर चाटा मारने को कहता था। स्कूल में भेदभाव को लेकर भी भेदभाव का आलम यह था कि दलित समाज के बच्चे खुद से पानी लेकर भी नहीं पी सकते थे। मौर्य ने इसका विरोध किया और मुसलमानों के मदरसे में पढ़ने जाने लगे। यहाँ उन्हें भेदभाव से मुक्ति मिली। इस तरह बीपी मौर्य की पढ़ाई होने लगी। साथियों, यहाँ कुछ विचार करेंगे कि जाति का दंश तो हमारा देश बहुत ही दिनों से, जो गरीब शोषित मजलूम हैं, हमारी पीढ़ियां हैं हमारे बहुजन समाज के, वो तब भी झेल रहे थे। आज भी पूर्ण रूप से वो सुरक्षित नहीं है और आज भी थोड़ा बहुत उनको दंश झेलना ही पड़ रहा है। हालांकि पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन बीपी मौर्य इतने बड़े महान समाज सुधारक होते हुए वो बता रहे हैं, अपने जीवन की कथा बता रहे हैं कि उनको जब इस तरह जात विरोधी दंश झेलना पड़ा तो वो मजबूर हो करके, बल्कि इस कालज से निकल करके वो मुसलमानों द्वारा जो बनाया हुआ उनका मदरसा था उसमें उन्होंने पढ़ाई शुरू करी
यही हालात थे। इसलिए हम बार बार अपने युवा साथियों और माता बहनों सभी से निवेदन करते हैं कि जब तक हम शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं होंगे, हमारा कुछ विकास होने वाला नहीं। इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाए कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हमेशा उन्हें शिक्षा के लिए अग्रसर करें। आगे लिख रहे हैं कवि, एक बार खैर खैर तहसील में नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। ये लोग 1941 भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में वहां आए थे। अपने भाषण में इन लोगों ने आंदोलन के लिए चंदा जुटाने की गुहार लगाई और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने की बात कही। आज़ादी के बाद सबको जमीन देने की बात भी कही जा रही थी। तब मौर्य के परिवार में घोर गरीबी थी, उनकी माँ को भी बेगार मजदूरी करनी पड़ती थी। जमीन की बात पर उन्होंने मौर्य को आंदोलन में सहयोग करने को कहा। इस तरह मौर्य कांग्रेस के साथ हो गए। सन 1943 में एक शादी में शामिल होने के लिए मौर्य दिल्ली गए। वहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से हुई। उस एक मुलाकात का प्रभाव यह रहा कि उसके बाद मौर्य बाबा साहब के अनुयायी बन गए। साथियों, यहाँ पर कहेंगे कि ये बाबा साहब के समकालीन थे। हालांकि उनके बराबरी की उम्र अंदाज से तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब के समकालीन ये नेता रहे हैं। और इन्होंने भी उनसे मिल करके, और जब उनसे मिले तो उनके ही शिष्य हो गए। एक तरीके से सरल भाषा में कहा जाए तो उनके ही शिष्य हो गए और उनके ही बताए हुए रास्तों पर सामाजिक कार्य करने शुरू किए और उसी से इनकी प्रसिद्धि समाज में आई। आगे लिख रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा सामान्य सीट से चुनाव लड़ा। जो वो जहां भी रहे हमेशा अपने विचारों पर अडिग रहे। मौर्य हमेशा अपने धर्म गुरु और राजनीतिक गुरु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन को सामने रखकर बात करते थे। उन्होंने बाबा साहेब द्वारा गठित शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट एसोसिएशन और आरपीआई के लिए खूब काम किया। साथियों, यहाँ बताएं कि बाबा साहब की जो पार्टी थी, आज तो देश में हमारे बहुत सी पार्टियां हैं, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो मूल रूप से अपनी पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि आरपीआई के नाम से मशहूर हुई, और इसी पार्टी को बहुत दिनों तक चलाया गया, लेकिन बाद में इस पार्टी में कई टुकड़े होकर के और ये बिखर गई। फिर वहाँ से दलितों की और बहुजन समाज की दूसरी तमाम कई पार्टियां उभर कर सामने आई हैं। अब उत्तर प्रदेश में आरपीआई को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि बीपी मौर्य को आरपीआई का जो गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो आई, तो उसके मुखियाकार बीपी मौर्य ही थे कि जो उन्होंने आरपीआई बाबा साहब की जो पार्टी थी, उस पार्टी को यहाँ स्थापित करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में मौर्य जी का बहुत भी बड़ा योगदान रहा, जैसा कि कभी यहाँ लिख रहे हैं। वह कार्यकर्ताओं के बीच खासे लोकप्रिय थे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। अलीगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुख्यमंत्री गुप्ता ने उन्हें सबके सामने काफी अपमानित किया और जेल में डलवा देने और बर्बाद कर देने की बात कही। इस पर मौर्य भी मुख्यमंत्री गुप्ता से भिड़ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, उल्लू के पट्टे मुख्यमंत्री, तुम मुख्यमंत्री हो और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं रास्ते पर आ गया तब भी किसी चौराहे पर पालिश करके रोज 50 रुपए कमा लूंगा। साथियों, यहाँ हम विचार करेंगे कि ये मुख्यमंत्री की क्या अहमियत होती है और क्या पहचान होती है, लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा और अपनी समाज में पकड़ के बलबूते भी इन्होंने एक मुख्यमंत्री से बलपूर्वक मुठभेड़ किया और उनका जवाब सवाल देते हुए उन्होंने उनसे खूब तर्कवादी समता और विषमता किए। वो हमेशा ये चाहते थे कि ये रास्ता आप छोड़ करके हिंदुत्ववादी जैसे कामों में लग जाएं, लेकिन बीपी मौर्य इस चीज़ को छोड़ते नहीं थे और वो बहुजन समाज में जन्मे और बहुजन समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा कार्यरत रहते थे। इसी बात से उनको गुप्ता जी को, जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, वो चिढ़ थी, लेकिन फिर भी वो अडिग रहे और माने नहीं, उनसे बहस करके और अपने कर्मों पे अडिग होते हुए और समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया और उस पर आगे कार्य को बढ़ाते हुए चले गए। फिर आगे कभी लिख रहे हैं, इस टकराव के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा महकमा मौर्य को फंसाने में जुट गया। उन्हें मुकदमों में फंसाकर उन्हें हवालात में डाल दिया गया और खूब पिटाई की गई।
इस झंझावत को झेलने के बाद वह जेल से बाहर आए, तब तक आरपीआई के कई टुकड़े हो चुके थे। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि मैंने पहले भी संकेत किया कि बाबा साहब की जो बनाई हुई पार्टी थी आरपीआई, वो काफ़ी दिनों तक चली और बाद में फिर इसमें कई टुकड़े होकर के और ये पार्टी बिखर गई साथियों। उसी बात की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इससे वह राजनीतिक तौर पर काफ़ी निराश हुए। जैसा कि बीपी मौर्य जब जेल से बाहर आए तो देखें कि पार्टियों के कई टुकड़े हो गए और इसकी एकता धीरे धीरे खत्म हो रही, तो उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। कांग्रेस की सरकार में वह उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री रहे। बौद्ध धर्म के प्रति अपने झुकाव के कारण मौर्य ने अपने 1 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। जैसा कि साथियों ये चर्चा किया गया है कि बाबा साहब ने भी अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक उसी तरीके से बीपी मौर्य ने भी अपने लास्ट के दिनों में 1 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और वो बौद्ध धर्म से हमेशा इसीलिए उनको हमेशा बीपी मौर्य लगाया था। बुद्ध प्रिय बीपी मौर्य उनके नाम के श्रेय के साथ लगाया जाता है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे और बुद्ध को मानते थे। उन्हें अलग कई धर्मों का ज्ञान था, जो कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। उनकी डिग्री के विषय में बताया गया है कि LLB और LLM किए हुए थे, वो वकील थे। चाहते तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुए थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपने समाज को समर्पित किया है। ऐसे ऐसे हमारे महान बहुजन नायक हुए हैं, जिनको हमें आज की पीढ़ियों को याद करना चाहिए और याद करके उस पर विचार करना चाहिए और जानना चाहिए कि हर क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, वकालत के क्षेत्र में ले लीजिए, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने के समर्पित ले लीजिए, माताओं बहनों का भी योगदान ले लीजिए। हर क्षेत्रों में हमारा समाज भरपूर कार्य किया है। इसलिए आज की जो हमारी पीढ़ियां हैं उसकी अपेक्षा अगर तुलना किया जाए तो हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि हमारी पीढ़ियां जो है खास तरीके से उस रूप से जागरूक नहीं है। जिस तरीके से हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत कर करके हमें कुछ ऊंचाइयों पे थे कि हम बिल्कुल सत्ता और स्वाभिमान के करीब पहुंच करके, लेकिन फिर भी हमें जो है कि थोड़ी बहुत निराशा मिली है। हालांकि पूर्ण रूप से हम निराश नहीं हैं, अग्रसर हैं, लेकिन उस तेज गति से नहीं है जिस तेज गति से हमारे समाज को हो करके, और अब तक तो इन्हें पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए थे। आज देश को आज़ाद हुए 60-70 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत दुखद की बात है। और ये चेतना जब तक हमारे युवा वर्ग में ये चेतना नहीं आएगी, जब तक वो समझेंगे नहीं, हमारी नई जनरेशन को एक नई दिशा नहीं मिलेगी, तब तक हम कोई अग्रसर कार्य नहीं कर सकेंगे साथियों। इसी के साथ यहाँ वाणी को विराम लेते हुए हम आगे फिर दूसरे किसी बहुजन महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, और उसके विषय में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मेरे से कहीं पर गलती होती है बोलने चालने में साथियों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आगे हम इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, मैं किताबों के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ, उसमें लिखी गई बातें हुई, ना कि अपनी तरफ से ज़्यादातर उसमें तोड़ जोड़ के और मरोड़ करके ऐसा पेश करना ठीक नहीं है, ताकि हमारे युवा साथी भटके ना। मेरी अपील है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे समाज को लाभ हो सके। यही मेरा उद्देश्य है साथियों। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।